Assalamualaikum and a very warm welcome. You're watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल. A brand new day, a brand new week. Hopefully कि आपका वीकेंड बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा. लाहौर का मौसम तो अलबत्ता कदरे बेहतर नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद वाले काफ़ी खुश हैं. तो वहाँ का मौसम हाल जानने के लिए हम भी चलते हैं लाहौर स्टूडियो से इस्लामाबाद. अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो. मौसम कैसा है वहाँ का? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग. वैसे सुहा मैं उमूमन जब भी मंडे का दिन आता या जब सुबह का टाइम होता है तो कभी कभी बल्कि ज़्यादा मेरा फोकस होता है मौसम पे, क्योंकि जाहिर बात है मौसम जुड़ा है हमारे इंसान का जो इंसान की फितरत है, कहीं ना कहीं उसका मिजाज भी उसी के साथ बदलता रहता है. लेकिन हाय रब्बा, गर्मी ज़्यादा हो गई है और जिस तरह ठंडी ठार हवाओं का रुख हुआ करता था मलिका कौसार से, अब ऐसा लगता है कि भाई मुल्तान से गर्म हवाएं जो है इस्लामाबाद का रुख कर रही हैं. और गर्मी है और इस वक्त अगर हम देखें हब्स बहुत ज़्यादा हो गई है, ख़ासकर दोपहर के वक्त तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है. लेकिन हाँ, रात हल्की फुल्की नहीं बल्कि अब ज़्यादा जो है, अब ये कह सकते हैं कि पंखे में भी गुजारा आपका हो सकता है. आपका पंखे में गुजारा हो रहा है हरमीत बाजी, लेकिन लाहौरियों का पंखे में गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा. मतलब लाहौर की गर्मी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही. और अगर हम बात करें ना, वाकई आप ठीक कह रहे हैं, मलिका कौसार आप लोगों से तो नाराज़ है ही, इस्लामाबाद भी लाहौर से अच्छा खासा नाराज़ हो गया. मतलब अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो मौसम चले फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है. लाहौर का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है गर्मी को लेके. बट ऑल दो गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर हो, ख़ज़ा हो, मौसम कोई भी हो, भाई लाहौरियों की एनर्जी कौन मीट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता. हमने बाहर भी निकलना है, हमने वीकेंड भी इंजॉय करना है, हमने सारी चीज़ों को भी लाइन अप करना है. तो वीकेंड होपफुली के लाहौरियों ने बड़ा ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से गुजारा होगा. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट आवर प्रोग्राम फॉर टुडे. तो आज फर्स्ट वर्किंग डे है, यानी मंडे है. होपफुली कि आपने अपने दिन का बाकायदा अच्छे से आगाज़ कर लिया होगा और पिछले वीकेंड पे, पिछले पूरी वीक में जो काम आप नहीं कर सके होंगे, इस दफ़ा उसको पॉजिटिव और डबल एनर्जी के साथ शुरू करने की कोशिश करें. होपफुली कि आपके काम सारे हो जाएंगे. बट ऑल दो अगर हम प्रोग्राम की बात करें हरमीत पाजी, तो बहुत सारी ऐसी खबरें हमें ऑन एंड ऑफ मौसूल होती रहती है वीकेंड पे, जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं. और पेंडोरा बॉक्स जो है वो हमने खोलना होता है मंडे को, क्योंकि वीकेंड पे ज़्यादा आपको हैपनिंग बाजुकात मिल जाती है. कुछ खबरें ऐसी जो कि आपको अफसरदा कर देती हैं, कुछ खबरें ऐसी जो कि आपको चौंका देती हैं, कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि आपको खुश कर देती हैं. तो ये मिला जुला रद्द-ए-अमल जो होता है आपकी ज़िंदगी में, ऑब्वियसली तो हमारे शो में भी ये मिक्सचर है न्यूज़ का. सबसे पहले आपको खबर देते हैं ऑब्वियसली एक जाली पीर की हवेली से एक बच्ची फातिमा. पहले मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ हरमीत बाजी प्रोग्राम के आगाज़ में इस खबर का, क्योंकि पे दर पे ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं. अगर हम बात करें खतीजा की, फिर हम बात करें फ़ातिमा की, फिर हम बात करें रिजवाना की, फिर हम बात करें उन तमाम बच्चियों की जो कि छोटी उम्र में चाइल्ड लेबर की ज़ुमरे में आने के बावजूद भी लोगों के घरों में काम करती है और उसके बाद फिर उनको ही बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है. और एक नहीं हरमीत, हज़ार ऐसे केसेस हैं जो कि हो रहे होते हैं, लेकिन रिपोर्ट चले हम तक जो पहुँचते हैं हम उसको रिपोर्ट करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और हुकाम बाला को थोड़ा जगाते हैं कि ख़ाब खरगोश के जो मज़े आप लिए हुए हैं और आप जो सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है, मैं समझता हूँ कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो मीडिया तक रसाई जैसी खबरों की फिर बहुत सारे हम देखते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि सिंध के या बलूचिस्तान के ऐसे इलाकों में पीर, बड़े बड़े पीर ऐसे बैठे हैं जो खुद एक बड़ा माफिया बन चुके हैं और वो माफिया बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे हैं. और फिर अगर इन बच्चों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी सामने आपने से पहले के रिजवाना की स्टोरी आई या फातिमा की आई, जो वीडियो सामने है वो इंतहाई दर्दनाक है. और फिर जो इंकिशाफात हुए हैं, जितने भी इंकिशाफात हमारे सामने जो खबरें आ रही हैं, और उस खबरों में अगर आप देखें मेडिकल रिपोर्ट को, तो इस बच्ची के साथ एक बार नहीं बल्कि 12 जो है वो ज्यादती की गई. और फिर आप देखिए कि मरने से पहले भी उनके साथ ज्यादती की गई. इसी तरह बहुत सारे बच्चियों को अब तो वहाँ के जो RPO और दीगर जो अमला है उन्होंने आज़ाद कर लिया है. लेकिन अगर इस पीर खाने की बात की जाए तो इसी पीर के जो वालिद साहब थे वो भी बड़े ज़्यादा जालिम किस्म के इंसान थे और बहुत सारी ख़वातीन का उन पर केसेस था. और फिर उनकी मौत जो हुई थी वो एक नई नवेली दुल्हन की, क्योंकि इस रानीपुर के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक रीत, एक रिवाज था सदियों से शायद था कि वहाँ के जब कोई नौजवान शादी कर लेता तो नई नवेली दुल्हन पीर से आशीर्वाद लेने के लिए जाती थी. और फिर यही वजह बनी कि इस पीर के जो वालिद थे उसको नई नवेली दुल्हन ने कत्ल किया. तो ये एक बड़ी लंबी दास्तान है. लेकिन अफसोस मुझे इस बात पे हो रहा है
कि आज भी हम जाहिलियत के दौर में रह रहे हैं और आज भी वालिदैन कसूरवार हैं जो सिर्फ रोटी के एक टुकड़े की खातिर अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को पीर खाने में फेंक देते हैं। फिर पीर खाने में पीरनी क्या करती है और पीर क्या करता है, कौन से जुल्म, किस किस्म की ज्यादतियाँ ढाई जाती हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि सोशल मीडिया एक ऐसा पावर है कि बहुत सारी खबरें हम मीडिया पे चलाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है या नहीं चलती, या बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से जब ये चीज़ें आती हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर पुलिस को भी हाथ खड़े करने पड़ते हैं, फिर बहुत सारे ताकतवर इदारे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में एक्शन जो है वो ज़रूरी है, कानून पर अमल दरामद ज़रूरी है। ऐसे मासूम बच्चियां जो है, कब तक कानूनी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आपको प्रोग्राम के आगाज़ में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हरमीत, बच्ची का DNA जो है वो उस पीर के DNA से मैच हुआ है और अब मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कार्रवाई को आगे बढ़ाने के साथ साथ इसका रिजल्ट आम आवाम के सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक बार फिर से इबरत का निशान बनाया जा सके इन तमाम लोगों को जो कि चाइल्ड लेबर करने का सोचते भी हैं। तो बहुत सारे आइन और क़वानीन बने, बहुत सारी तरमीम हुई, लेकिन उसके बावजूद भी चाइल्ड लेबर का इम्प्लीमेंट हमारे मुल्क में करने वाले आप और हम हैं, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो इस तरह की छोटी बच्चियों को अपने घरों पे काम पे रखते हैं। हम पीरों फ़कीरों की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने की। इसमें सबसे अहम किरदार एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी का है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपने घर का काम ही कराना है, अगर आपने दुकान का काम ही करवाना है, तो चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने के लिए आप अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं। ठीक है, उन बच्चों को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, वो बच्चे काम करना चाहते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, बट मसला जो है वो वसाइल का है। अरमीत, मसला जो है वो कमाने का है, मसला जो है देखिए सुहाब, इसमें कोई शक नहीं है। हम बारहा बोलते कवानीन बने हुए हैं और उम्मन हम कहते हैं कि शुरुआत अपने हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरों की तरफ सोचते हैं कि पहली शुरुआत उसने करनी है, मैंने नहीं करनी है, अपने आप से नहीं करनी है। अगर हम अपने आप से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे कवानीन बने, बहुत सारे लोगों की मजबूरियां हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे इलाकों में ये रीत रिवाज है कि बच्चे जो हैं वो काम करते हुए खुश भी होते हैं। लेकिन कम से कम हमें इंसान अपना रवैया बदलने की बहुत ज़रूरत है। क्या ये किसी की औलाद नहीं है, किसी के लख्ते जिगर नहीं है? अपने बच्चे पर जब बुखार होता है क्या तकलीफ नहीं गुजरती, किसी और के बच्चे के साथ इतना जुल्म करना, इतनी ज्यादती करना, क्या हम हमारे दिल में दर्द इंसान नहीं है? यही चीज़ों को समझना चाहिए मेरे ख्याल में। बहुत सारे कवानीन इन चीज़ों को साइड करके एक इंसान बनना अब ज़रूरी है। अखलाकी इक़दार आपको यही सिखाती है कि अगर आप किसी पे जुल्म और बर्बरियत और जबर करते हैं तो उसका हिसाब आपसे होगा। तो हम एक खुद एहतसाबी का अमल जो अगर हम कर लेंगे तो शायद चाइल्ड लेबर ये तमाम कवानीन एक तरफ और आपकी अखलाकी इक़दार जो है वो एक तरफ हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचें। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर कुछ ऐसी खबरें मज़ीद भी प्रोग्राम में शामिल करनी है जो कि आज के दिन की मुनासबत से। आपको पता है गुड मॉर्निंग पब्लिक की अगर हरमीत हम बात करें तो हमेशा हमारी कोशिश होती है कि तमाम एंगल से प्रोग्राम को लेके चला जाए और हमेशा आज का दिन जो होता है उसकी मुनासबत से तारीख़ के झरोके से हम क्या निकाल के लेके आते हैं आपके लिए, ये भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफाकी मुसन्निफ़ा ये लक़ब जिनको मिला, कुर्रतुल ऐन हैदर उन्हें कहते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर ऐसा एक नाम, हरमीत हम हमेशा बात करते हैं कि वो कौमें ही कामयाब रहती हैं जो कि तारीख़ को अपने साथ लेके चलती हैं, लेकिन एक ऐसी मुसन्निफ़ा जिन्होंने हमेशा तारीख़ और माजी को अपने हाल में साबित किया और अपने हाल में साथ लेकर चले जाके बेहतरीन मुस्तक़बिल की एक मिसाल को कायम किया जा सके। तो ये जो माजी के झरोकों से उन्होंने हमेशा एक अपनी जो भी लिखा, जो भी लोगों के लिए उन्होंने तसानीफ़ मुरतब की, उसमें वाज़े तौर पर हमेशा आता रहा। जी हरमीत। जी बिल्कुल सोहा, मैं कल की बात है, मैं उमूमन जब भी संडे का दिन होता है तो बहुत सारी किताबें जो हैं आपको सस्ते दामों भी मिल जाती हैं और उसमें बड़ी तारीखी किताबें आपको रावलपिंडी के सदर में आपको मिल जाती हैं। तो मैं कल गया और मेरे सामने थी फ़कीरों की पहाड़ी, कुर्रतुल ऐन की मैं बात करूँ, लेकिन इनका लिखना बड़ा कमाल था। आप अंदाज़ा लगा लें कि वालदा जो थी इनकी, उनने पहला अफसाना लिखा था 14 साल की उम्र में, और इनको अगर आप देखें, कुर्रतुल ऐन को देखें तो 6 साल की उम्र में इन्होंने बच्चों के अखबारों में लिखना शुरू किया और फिर 13 साल का रिकॉर्ड बना के इन्होंने लाला रुख के नाम से लिखना शुरू किया। ये बड़ा कमाल का अफसाना था। और उसके बाद अगर आप देखें इन्होंने जो काम किया फिल्म के हवाले से, राइटिंग, अगर कलम निगारी के हवाले से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जिन्होंने काम किया, चाहे वो PA का हो या वज़ीर इत्तलात का हो। और एक और चीज़ बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो कि अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो बड़े बड़े मनसब पर ये विराजमान रही। और एक और चीज़ जो वहाँ पे हमने देखी कि 1985 में इनको जो पद्म श्री है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है हिंदुस्तान की जानिब से इनको
दिया गया, फिर पद्म भूषण 1989 में इनको मिला, और एक और अवार्ड जो उर्दू राइटर में फराह गोरखपुरी को मिला था वो था ज्ञान पथ, तो वो भी इनको मिला। ये भी बड़ी बात यह है कि कोई बड़ा राइटर उर्दू की अगर बात की जाए तो उसमें से फराह गोरखपुरी के अलावा अगर किसी को ये अवार्ड मिला, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा अवार्ड जो इनको मिला था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने जो लिखा, खासकर खवातीन के हवाले से उन्होंने एक नावल है जो आपको भी टाइम मिलता है और जितनी खवातीन इस वक्त देख रही है उस पर वो ज़रूर वो पढ़ना लाजिम है कि जिसके हवाले से उनका खासकर खवातीन के मसाइल पर उन्होंने गुफ्तगू की, और वो नावल है अगले जन्म मोहे बेटियां न कीजिए, वो बड़ा कमाल का है। और खवातीन के हवाले से फिर इसी तरह एक और इनका नावल है जो जलावतन, खासकर जब हिंदुस्तान से माइग्रेट कर गए तो उस पर इन्होंने काफ़ी तफसील से बहुत सारे ऐसे मनाजिर जो है वो कैप्चर उस अल्फाज में उन्होंने उनका जो जिस तरह चुनाव किया है वो भी पढ़ने का हरमीत। लेकिन आप जो टाइटल की बात कर रहे हैं, राइटिंग थी। अच्छा, आप तो अगर इनकी तसानीफ के बारे में बात करने बैठ जाए ना, हम तो मेरे ख्याल से हमें आधा मजीद घंटा और भी चाहिए होगा, बिकॉज वो तमाम तसानीफ ना सिर्फ उर्दू ज़ुबान में बल्कि जैसे आपने कहा अंग्रेज़ी, फ़ारसी, तमाम ज़ुबानों में उन तसानीफ की जो भी किताबें उन्होंने मुरतब की उसका तर्जुमा भी किया, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो भी लिखती थी उसकी डायमेंशन तमाम तरफ ही घूम जाती थी, और हमेशा जो माजी का उन्होंने हवाला दिए अपनी तमाम तसानीफ में वो भी हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि कौमें वही कामयाब होती हैं जो माजी को अपने साथ लेकर चलती हैं। हमने एक प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहे प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वेलकम बैक के बाद बैक टू द स्कूल, बैक टू द रूटीन वाली हरमीत दोबारा से पॉलिसी जो है ना वो घरों में शुरू हो गई है। अम्मा अब्बा का स्केड्यूल दोबारा से टाइट होना शुरू हो गया है, वो इसलिए क्योंकि बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, समर वेकेशंस खत्म हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शो की अगर हम बात करें, जो मुझे फीडबैक मिलता है ना सबसे ज़्यादा वो मिलता है डेली डोज का, बिकॉज ये वो खबरें होती हैं इंटरेस्टिंग जो कि बच्चे भी, बड़े भी और हर एज ग्रुप बड़े इंटरेस्ट लेके देखता भी है, बिकॉज उसमें कहीं रिकॉर्ड बन जाते हैं, कहीं अनोखी खबरें जो कि घरों में हो रही होती हैं, घरों के वसाइल, और बाज़ वक़्त ऐसा आपका आर्ट या आपका ऐसा टैलेंट जो कि शोकेस करना होता है तो हम करते हैं डेली डोज पे। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो आज का डोज आपको देते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक के डेली डोज की पहली खबर जो है वो इतनी खूबसूरत, प्यारी, क्यूट है ना। खूबसूरत इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बिल्लियाँ हमेशा बड़ी प्यारी लगती हैं आपको, और अगर बिल्ली पेट हो तो क्या ही हम आजकल देखते हैं मीत जो पेट्स हो ना वो बड़े समझदार हो गए हैं, क्योंकि अपने मालिक के साथ रह के ना अपने मालिक को फॉलो कर करके वो उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उनकी समझदारी, उनकी सारी आदत अपना लेते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा, अब आपको एक बिल्ली दिखाती हूँ मैं, बिल्ली दिखाएं भी फ़ौरन। ये वो बिल्ली है हरमीत जिसने क्या किया है, अब ये बिल्ली नहीं है, बिल्ली इलेक्ट्रिशियन इसका नाम है। वैसे बिल्ला इलेक्ट्रिशियन तो आपने सुने होगा, लेकिन बिल्ली इलेक्ट्रिशियन आपने नहीं सुना। हरमीत ये देखिए कितनी खूबसूरत सी बिल्ली है जो कि बल्ब ठीक कर रही है, उसने ठीक कर ली है। क्यूट वीडियो है ये। अच्छा, वैसे बिल्ला की आपने बात की तो बिल्ला इलेक्ट्रिशियन वाकई में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनके नाम कहीं ना कहीं बिल्ला, लेकिन आप बिल्ली को आप देखें, आपकी बात दुरुस्त है कि हम देखते हैं कि जानवर जो हैं, बहुत सारे पेट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं अपने मालिकान को, घर में जो कुछ हो रहा है, खासकर नन्हे मुन्ने बच्चों को भी। तो आप अंदाजा लगा लें शायद ही बिल्ली का जो मालिक है या जो मालकन है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिशियन है, और बिल्ली जो है उसने अंदाजा लगा दी कि हाँ ये घर में खासकर बल्ब जलते हैं तो मालिक को क्यों तकलीफ दूं, क्यों ना मैं ठीक करूं, और वो ठीक भी कर रही है, बल्ब जल भी रहा है, लेकिन बहुत ठीक। लेकिन अभी तो आपने एक चीज नोट की है, अगर आपकी कॉपी कर रहा हो ना या कोई आपकी मिमिक्री कर रहा हो तो हम उससे कहते हैं ये क्या कॉपी कैट है। मतलब आप ये समझो कि कैट्स वो पेट होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं अपने मालिक को। मतलब हम ये देखते हैं कि वैसे तो तमाम पेट्स जो हैं वो घर में ऑब्वियसली जो उन्हें ट्रेन किया जाए, अगर आप डॉग की बात करें, डॉग पेट की बात करें, कैट की बात करें, आप जिस तरह से उन्हें ट्रेन करते हैं वो ट्रेंड हो जाते हैं। लेकिन उस ट्रेनिंग के अलावा आपको पता है जो पेट आपके घर में होते हैं, खासतौर पर जानवर जो हैं वो ज़्यादातर फॉलो करते हैं और देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग यानी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, बाहर कैसे जा रहे हैं, गाड़ी कैसे चला रहे हैं, घर के काम कैसे कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि जानवर देखते रहते हैं और उसके बाद फॉलो करते हैं, और इस बिल्ली ने भी ये किया। ये ट्विटर पर मिलियन व्यूज़ में एक वीडियो है जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और नीचे जो कमेंट सेक्शन में हरमीत, वैसे हमारा भी आपको पता है अवाम जो है ना वो कमेंट सेक्शन में ऐसी ही दुनिया आबाद कर लेती है कि ऐसे ऐसे नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि उसको देख के आप ज़्यादा एंजॉय करते हो। लेकिन क्यूट है, बहुत सारे ऐसे मजे के कमेंट्स होते हैं जिसको पढ़ने का दिल भी करता है। बिल्कुल ठीक, तो बस कमेंट सेक्शन में लगे हुए सारे, तो हमने कहा हम भी कमेंट सेक्शन से उठाते हैं इस वीडियो को
और चाहते हैं कि आप भी इस पर कमेंट दें। लेकिन चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी इतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आपको देख कर ही अंदाज़ा हो गया होगा ना कि सोहा ये क्या कबाड़ दिखाने लगी है हमें, लेकिन ये कबाड़ नहीं है। बाज़-औक़ात इनकी कीमत का अंदाज़ा आपको नहीं होता। टूटी फूटी और जली सड़ी ये जो फरारी है, नाम आपने ऐसे लेना जैसे मैं ले रही हूँ, ये फरारी जो है 1.8 मिलियन डॉलर में, लाहौरी स्टाइल में बिल्कुल लाहौरी, आप इस्लामाबाद स्टाइल में बोल सकते हैं, बल्कि इसके बाद आप इस्लामाबाद स्टाइल में बोले। 1.8 मिलियन डॉलर में ये फरोख्त हुई है। क्यों हरमीत? क्योंकि ये बहुत नायाब है, इसका जो रेसिंग इंजन है, रेसिंग नस्ब जो इसमें है, उसकी वजह से इसको अब इतने नीलाम जब किया तो इसकी कीमत चेक करें 1.8 मिलियन, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दोबारा नीलाम हो सकती है। हाँ, वैसे सोहा अगर फरारी की बात आप कर रही हैं तो वैसे इस्लामाबाद के लहजे में तो ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हम बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि आपको ऐसी सी गाड़ियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं, और बहुत सारे लोग, खासकर मैं अगर यहाँ लोकल की मैं बात करूँ तो कश्मीर में बड़े ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ बनाई जाती है, और फिर बहुत सारे दोस्त यहाँ से चीज़ें लेके सवात की तरफ जाते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ती, क्योंकि टैक्स फ्री जोन है वो पूरे एरिया, मलाकंड का एरिया जो है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से बड़ी आसानी से बन जाती है। लेकिन ये आप अंदाज़ा लगा लें कि गली सड़ी ये फरारी जो है और इसकी कीमत का आप अंदाज़ा लगा लें कि वो इसकी कदर कीमती हो सकती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई सेलिब्रिटी, कोई ऐसी लेजेंडरी, कहीं ना कहीं उसका हाथ लगा हो, कहीं ना कहीं वो बैठे होंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ मुंसलिक होगी, शायद कीमत भी इतनी ज़्यादा लगी है। फिर नाम भी तो इसका फरारी है ना, मतलब मशहूर ज़माना फरारी, और अगर आपने किसी की स्पीड को उसका तयन करना हो या किसी को कॉम्प्लीमेंट करना हो तो आप कहते नहीं कि फरारी जैसी स्पीड है इसकी, तो जनाब मशहूर ज़माना तो ये है, लेकिन इसके नायाब होने की वजह से इसकी इतनी कदर कीमत है, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा पैसों में नीलाम हो गई है। लेकिन ऑब्वियसली जिनको शौक़ है गाड़ियों का, फिर शौक़ का तो कोई मोल नहीं होता, जितने मर्जी पैसे आप ले लें या दे दें। तो खैर ये जो है वो ख़बर दरअसल ये थी। आगे बढ़ते हैं, अगली ख़बर हमने सऊदी अरब से आपको देनी है, डेली डोज की अगली ख़बर। ये दीवारें चीन बिल्कुल नहीं है, ये दीवारें सऊदी अरब है, जो कि प्लास्टिक की दीवार है। अच्छा, आपको पता है नए ज़माने के साथ साथ ऑब्वियसली आप चूँकि हम क्लाइमेट चेंज की बहुत बात करते हैं, पहले कहा जाता था कि वर्ल्ड जो है ना ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की जाती थी। अब तो कहा जा रहा है, साइंसदानों का कहना ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की जगह ग्लोबल बॉयलिंग होने जा रही है, क्योंकि इस साल में जो हमने क्लाइमेट चेंज के साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स देखे वो हम नहीं देखते थे पिछले चंद सालों में, या साइंसदानों ने भी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन सऊदी अरब में ये प्लास्टिक की दीवार के चर्चे जो हैं वो पूरी दुनिया में है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज हो गया। लेकिन हरमीत मकसद क्या है? सऊदी अरब की जो म्यूनसिपल कम्युनिटी है उनका कहना ये है कि प्लास्टिक से, चूँकि ये 8 माह के अंदर अंदर ये दीवार बनाई है और कोई 4 लाख से ज़ायद प्लास्टिक की चादरें जो है वो इस दीवार को बनाने में इस्तेमाल हुई हैं, और इसको बनाने का मकसद ये है कि जो प्लास्टिक है उसको आर्ट में दोबारा से इंडल्ज करना। लेकिन आर्ट का जो काम है उसमें प्लास्टिक का हमेशा से रोल रहा है, लेकिन पिछले चंद सालों में हमने ये रोल एक्सक्लूड होते हुए देखा है। तो आर्ट में दोबारा से प्लास्टिक को इन्वॉल्व करना प्लस प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा जेस्चर है जो कि सऊदी अरब की जानिब से दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्लास्टिक गलने में सदियां गुजर जाती हैं, और हमने देखा है कि ज़्यादा रुझान यही होता है कि शहरों से इसको जब इकट्ठा किया जाता है तो किसी नदी नालों में फेंका जाता है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, कराची की अगर बात कीजिए तो समंदर के किनारे जब आप गुजरते हैं आपको पूरा आधा से ज़्यादा समंदर, आपको वहाँ पर गंदगी, आपको प्लास्टिक के ढेर नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में सऊदी हुकाम की जानिब से या सऊदी गवर्नमेंट जिस तरह स्टेप बाय स्टेप ले रही है, खासकर वहाँ पर जिस तरह हम शिद्दत देख रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रीनरी बहुत कम है, लेकिन अब उसी इजराइल के मॉडल को अपनाकर, जिस तरह हमने वहाँ पर 60% रेगिस्तानों को देखा है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो है ज़राअत के मामलात जो है शुरू हैं और काफ़ी फ़ायदा भी उस मुल्क को पहुँच रहा है। तो इसी तरह अब कोशिश सऊदी अरब में भी की जा रही है, और ख़ासकर इस दीवार की बात की तो आपने दुरुस्त फरमाया कि एक आर्ट की सूरत में खूबसूरत तरीके से इसको सजा के आप इसकी एक मुनफरिद सी तस्वीर पेश कर सकते हैं। और बेशक बहुत सारे चीज़ें हमारे पास भी, बहुत सारे मॉडल हमने देखे कि कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद में, दीगर इलाकों में भी अब ऐसी सड़कें बन रही है, लाहौर में भी अब इस पर इक़दाम जो है उठाए गए हैं। मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन स्टेप है, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करना, जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है प्लास्टिक के इसका इस्तेमाल पर, तो पाबंदी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट आवर सिटी, आवर एरिया, आवर कंट्री, इट्स अबाउट अ ग्लोब जिससे हम रहते हैं, जिस प्लानट को हम अर्थ कहते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें इस प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ हो या एज ए इंडिविजुअल आपका कोई किरदार हो, इस किरदार को ज़रूर अदा करने की कोशिश करें, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस होल वर्ल्ड। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर एक क्विक सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। से बात की जाए अगर सियासी डायनामिक्स की, तो आपको पता है कि जाते जाते उजलत में इस हुकूमत ने, जिसे हम पीडीएम की हुकूमत कहते हैं, कई कवानीन पास किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पर बात की जा रही है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से, जिस पर अब एक और नया मुअम्मा बन गया है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ही कहता हूँ कि मैंने इस बिल पर दस्तखत नहीं किए। तो क्या स्टाफ कोई भी एक, अगर मैं अपने स्टूडियो की बात करूँ तो मेरे ख्याल से स्टूडियो में भी हरमीत कोई एक बंदा भी अगर मैं उसे कुछ कहूँगी तो शायद मेरे कहने पर भी वो कोई काम करेगा, लेकिन अगर आप स्टाफ की बात करें, फिर ऑफिशियल स्टाफ की बात करें, तो वो आपके किसी भी कंसेंट के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इस पर हम बात कर लेते हैं। शाजिया ज़ीशान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं चाहती हूँ इस पर आप कमेंट करें सबसे पहले कि अगर आपके स्टूडियो में या आपके घर का स्टाफ जो है वो कोई एक काम भी आपके कहे बगैर नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी की ये ट्वीट कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर मैंने दस्तखत नहीं किए, तो सर दस्तखत किसने किए फिर? बहुत शुक्रिया आपका। कल से जो मसला बना हुआ है, कल जब निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ये आके कहा कि सदर पाकिस्तान की ट्वीट से कोई भूचाल तो नहीं आ गया, तो वे भूचाल तो आया है। सदर पाकिस्तान के दस्तखत करने या ना करने से एक कानून बनने या ना बनने का मसला दरकार है भाई। इस कानून से बहुत से लोग मुतासिर होंगे, मुतासिर होने जा रहे हैं। इसीलिए सदर पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में माफ़ी भी मांगी है कि मैं उन लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे, जिससे ज़ाहिर है ये तासुर मिलता है कि उन्हें पता है कि जो हुकूमत है इसको कानून बनाए बैठी है, उन्होंने कानून बना लिया है। अब जहां रही है बात दस्तखत करने या ना करने की, तो वो भी कल क्लैरिफाई हो गया है कि दस्तखत तो उन्होंने नहीं किए। तो कानून जिस तरीके से इन्होंने बनाया है, अब कल मैंने भी अपने प्रोग्राम में बहुत से कानूनी माहिरीन को बुलाया हुआ था, और जैसे शाइख उस्मानी साहब से भी मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये सदर पाकिस्तान ने अगर दस्तखत नहीं किए, 10 दिन अपने पास रख लिया, उन्होंने वापस नहीं भेजा, तो क्या तहरीरी तौर पर उनको भेजना चाहिए था? तो उनका तो ये कहना था कि उनका कह देना ही काफ़ी है, प्राइम मिनिस्टर का कह देना ही काफ़ी है अपने स्टाफ को। तो अब ये स्टाफ से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों आगे नहीं भेजा। स्टाफ से भी सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर कुछ और जो लोग हैं, जैसे आबिद ज़ुबैरी साहब से भी मैंने बात की, शुएब शाहीन साहब से भी मैंने बात की। कुछ कानूनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि नहीं, ज़ुबानी कलामी आप ऑर्डर्स नहीं दे सकते, ना प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, ना प्रेसिडेंट दे सकते हैं। उनको तहरीरी तौर पर लिख के देना है कि मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, ये वापस जाएगा। इस पर एतराज़ात लगा कर वो कुछ भी लिख कर अपने सिग्नेचर्स करके अपने स्टाफ के जरिए, जिस प्रोसेस के जरिए ये सदर पाकिस्तान के पास आता है, बिल्कुल उसी प्रोसेस के जरिए ये पार्लियामेंट में वापस भी जाता है। और रही बात कानून बनने की, तो जो कानून में जो आइन में लिखा है कि अगर सदर पाकिस्तान इसको वापस भेजते हैं तो ये कानून ऐसे कानून नहीं बन जाता। उसके बाद इसको जॉइंट सेशन में दोबारा से मंजूर होना है, जॉइंट सेशन बुलाकर वहां पर इसकी मुतफिका तौर पर मंजूरी देकर दोबारा उसी प्रोसेस से ये सदर पाकिस्तान के पास आएगा। हाँ, अगर दोबारा वो इस पर दस्तखत ना करें, दस्तखत ना करने के बाद वो दोबारा 10 दिनों में ना भेजे, तो ये कानून जो है वो खुद ब खुद बन जाएगा। अगर हम देखें ये जी शाहज़ाद साहब, अगर हम देखें, यानी जो बेबसी का ये आलम है कि जो मुल्क का सुप्रीम कमांडर है, आईनी तौर पर है, वैसे अगर हम कहें तो सुप्रीम कमांडर की बेबसी का ये हाल है कि उसको ट्वीट करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि आरिफ अलवी साहब के पास ऑप्शन अदालत का भी है, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि इस मामला जब ये हुआ है और फिर मीडिया से जिस तरह खबरें आ रही हैं कि 13 बिल्स पहले से जो है रिजेक्ट हुए, 2 बिलों को भी मीडिया में नहीं आने दिया गया, जिस तरह चीजें आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब ऑप्शन जो अदालत का है, पीटीआई ने तो पीटीआई की तरफ से जो बयान आया कि वो अदालत से रुजू करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट साहब को अदालत से अब रुजू अगर वो करेंगे तो इसका कितना फायदा पहुंच सकता है? कहीं ना कहीं कितनी तहकीकात हो सकती है? 2 बड़े ऑफिसर्स में इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है। जी हाँ, खबरें तो यही आ रही हैं कि आरिफ अलवी साहब भी ये फैसला कर रहे हैं कि वो कानूनी जाराजोई करेंगे।
उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनकी हुक्मदूली की, जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जिन्होंने उनके सदर पाकिस्तान के कहने के बावजूद उन बिल्स को पार्लियामेंट में वापस नहीं भेजा। देखें, एक बिल उनके पास 2 अगस्त को आता है, दूसरा 8 अगस्त को आता है। 2 वाला जो आता है ज़ाहिर है 10 दिन के मुताबिक 12 तारीख तक उनके पास वक्त था। जो 8 तारीख को उनके पास बिल आता है वो 18 तारीख तक उनके पास दिन थे। तो 9 अगस्त को तो असेंबली तहलील हो जाती है। तो मसला ये है कि जॉइंट सेशन भी अगर आपने बुलाना था तो वक्त तो था नहीं, तो इसके लिए आपको नई पार्लियामेंट का इंतजार करना पड़ना था। नई पार्लियामेंट आती, वो जॉइंट सेशन बुलाते, उसके बाद मुतफिका तौर पर वहां पर मंजूरी होती, फिर उसी प्रोसेस के जरिए सदर पाकिस्तान के पास वापस आता, फिर सदर पाकिस्तान दस्तखत तब भी अगर मुत्तफिक ना होते और वापस भी ना भेजते तो फिर खुद ब खुद ये कानून बन जाना था। लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस मामले को बना दिया गया है। मेरे ख्याल में मैं कल से ये बात कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत से लोग इससे इफेक्ट होंगे। असद उमर भी गिरफ्तार हो चुके हैं साइफर मामले को लेकर, शायद शाह महमूद कुरैशी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब उसकी FIR में अभी मैंने भी FIR तो नहीं देखी है कि FIR में जो उनकी गिरफ्तारी हुई है क्या वो इसी एक्ट के तहत हुई है, इन्हीं कवानीन के लागू होने पर हुई है, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से, जिस बेबसी में सदर पाकिस्तान ने माफ़ी मांगी है कि मैं माफ़ी मांगता हूं जो इससे लोग मुतासिर होंगे, तो यकीन करें। अच्छा शाह साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा। बड़े कहा कि आपने जो ट्वीट देखी उसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुस्तकबिल में लोग इससे इफेक्ट होंगे और मैं पहले से इस चीज़ की माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आर्टिकल जो है आइन का 275 उसके मुताबिक आपके सदर पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन देनी होती है। अच्छा, उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी नहीं दी, अपने स्टाफ से कहा कि बर वक्त जो है इस मुद्दत के अंदर अंदर इसको वापस भेज दिया जाए। अपने स्टाफ को बारहा ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बारहा कहा कि वापस भेज दिया जाए। अब ये क्रेडिबिलिटी पे कितना बड़ा क्वेश्चन है अगर बात की जाए कि वो कहते हैं कि उन्होंने अपने अहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया, वजारत कानून ऐसा कह रही है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ स्टैंड करती है कि अगर सदर पाकिस्तान का स्टाफ ही ये काम कर रहा है और उनकी बात नहीं मान रहा है या उनको बॉदर नहीं कर रहा? देखिए, आर्टिकल 75 ये कहता है कि सदर पाकिस्तान के पास किसी की कानून पर दस्तखत करने या ना करने के 2 ऑप्शन होते हैं। जब उनके पास कोई फाइल आती है एक प्रोसेस के जरिए, इधर उनको सिग्नेचर करने होते हैं, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उसको ऑब्जर्वेशन लगाकर, उस पर एतराज़ात लगाकर उसको पार्लियामेंट में वापस भेज दें। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन नहीं है। हाँ, अब ये है कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को तो प्रूफ देना चाहिए। मैंने भी रात को सवाल उठाया था कि सदर पाकिस्तान का ओहदा कोई आम शख्स का ओहदा नहीं है। अगर आपने किसी को कोई ऑर्डर दिया है तो देयर शुड बी समथिंग ऑन रिटन ना। आपको पेपर पे कुछ लिखा होगा ना। आपने अगर कोई चीज वापस भेजी है, आपने लिखा होगा कि ये एतराज़ात हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इसको वापस भेज दें, मैं ये एतराज़ात लगा के वापस भेजा हूँ, नीचे सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर्स होंगे। तो ये सब चीज़ें तब सामने खुलकर आएंगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी। ये बात तो क्लैरिफाई कल वज़ीर कानून ने कर दी है कि सदर पाकिस्तान ने सिग्नेचर्स नहीं किए। साहब, एक और चीज हमने जब भी देखा है पार्लियामेंट को कवर करते हुए, जब भी बिल आते हैं बहुत सारी कापियां पार्लियामेंटेरियन के सामने रखी जाती हैं। इस बिल के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले तो मीडिया में इसको रोकने की कोशिश की, बात करना भी जो है रोका गया। लेकिन फिर मेरे बहुत सारे MNS के साथ राब्ता था जब ये बिल मामलात आ रहे थे और 54 का रिकॉर्ड PDM बना रही थी बिल जिस तरह उन्होंने पास किए। उनमें से बहुत सारे MNS पार्लियामेंटेरियन का कहना है कि इसकी कॉपी हमारे पास थी नहीं। इस तरह ये उजलत में ये बिल पास करना और फिर अचानक आपको क्या लगता है, अगर ये बिल अब जो कानून बन चुका है, जो कहा जा रहा है कि बन चुका है, तो आपको क्या लगता है कि कितना खमियाजा जो है आवाम को कितना भुगत पड़ेगा और इन्हीं सियासी जमातों को, और खासकर ये PDM जिस तरह हमने देखा 16 महीनों में जिन्होंने चीजें की, इनको कितना नुकसान होगा फ्यूचर में? देखिए, ये तो हमारी माजी है, हमारी हिस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली जो पार्टियां जो कानून नज़रिया ज़रूरत के तहत बना लेती हैं खुद को फ़ायदा देने के लिए, दूसरी पार्टियों से सियासी इंतकाम लेने के लिए, तो
अल्टीमेटली उनको सब कुछ खुद भुगतना पड़ता है। नैब की बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि नैब जब आया, जिस तरीके से नैब को सियासी इंतकामी तौर पर इस्तेमाल किया गया, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो। हमें याद है जब पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आई थी, पीपल्स पार्टी ने बहुत कहा नून लीग से कि आप जो है ये नैब कवानीन में तरमीम कर लें। तो नून लीग को शायद उस वक्त इस बात का अदराक ही नहीं था कि कल को ये कानून और ये सब कुछ उनके गले भी पड़ सकता है। फिर बाद में हमने देखा जो कुछ हुआ नून लीग के साथ। अब फिर नून लीग ने भी एक वक्त में चाहा कि इसमें तरमीम कर ली जाए, तब कोई और संजीदा नहीं होता था। अब फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो तहरीक इंसाफ ने भी बहुत इस्तेमाल किया, तो आज तहरीक इंसाफ भी जो है वो उसी की भेंट चढ़ रही है। तो ये हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान माजी से सीखते नहीं हैं। सियासतदान जो चीज़ें बनाते हैं अल्टीमेटली कल उनको वो खुद भी भुगतना जो है वो पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये कानून बन जाता है, जो बन गया है कानून, कुछ लोग तो कह रहे हैं, शाइक उस्मानी साहब भी कह रहे हैं कि जब दस्तखत किए ही नहीं तो भाई कानून बन कैसे सकता है? जब जॉइंट सेशन में दोबारा मंजूरी हुई नहीं तो कानून कैसे बन सकता है? और एक और अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में हर कोई अपने मतलब के मुताबिक हर कानून को इंटरप्रिटेट करता है। तो मेरे ख्याल में इसमें चीफ जस्टिस साहब को इसको देखना चाहिए, इस पर सो मोटो लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ तो जा रही है सुप्रीम कोर्ट, तो इसकी तशरीह के कानून बना है, कानून नहीं बना तो चीफ जस्टिस साहब को पूरी कौम की रहनुमाई फरमानी चाहिए। ये कोई आम एक्ट नहीं है, ये तरमीम की गई है। ये शाहिद साहब एक और चीज अगर हम देखें, एक तो ये मामला सामने हमारे आया, लेकिन जब भी केयरटेकर सेटअप आता है तो हमने उमूमन देखा है कि पार्टियां बड़ी एक्टिव होती हैं। इस वक्त पीटीआई को अगर आप देखें तो उसको साइड लाइन पे तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ अब लंदन की तरफ रवाना हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं हमें खामोश दिखाई दे रही है। जल्द से जुलूस हुआ करते थे, रैलियां हुआ करती थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इनको भी अंदाजा हो चुका है कि भैया ये मामला अब ठंड पै गई है, इलेक्शन बड़ा दूर दूर तक उसके असरात नजर नहीं आ रहे हैं? देखें, इलेक्शन के मामले पर तो अभी भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है। हमें तो हैरानगी होती है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने सीसीआई के इजलास में मुतफिका तौर पर बिल्कुल राज़ी होकर, उनके सीएम साहब बैठे हुए थे, कायरा साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, मंजूरी दी, और फिर बाद में वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सब अदराक था। ये रात को मैंने कायरा साहब से भी पूछा, मैंने कहा कायरा साहब जब आप लोगों को अदराक तो होगा ना, जब आप लोग मंजूरी दे रहे थे तो इस चीज़ का अदराक था कि मंजूरी देने के बाद जो हल्का बंदियों का टाइम पीरियड होगा इसमें 4 से 5 महीने लग सकते हैं, उसके बाद ज़ाहिर एतराज़ात होंगे, मामलात अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल्स बैठेंगे, तो जाहिर है टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल अदराक था। मैंने कहा शोर क्यों मचा रहे हैं? तो फिर जाहिर है सियासतदान इस चीज़ की अपनी जान खलासी कराने की कोशिश करते हैं, अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं। हर एक की अपनी राय हो सकती है, ये पाकिस्तान पार्टी की राय नहीं है, ये शहरी रहमान की अपनी राय है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जाते जाते उजलत में जितने कवानीन पास किए हैं वही साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पर आने वाली हुकूमतों के सामने आएंगे, और माजी में यही होता रहा है और आगे भी यही होता दिखाई दे रहा है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और वैसे तो अगर हम माशरती मसाइल की अहमियत हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मसले इस पर बात की जा सकती है, तो रोजाना भी एक टॉपिक चूज करें तो मेरे ख्याल से रोजाना की बुनियाद पर हफ्ते में 5 शोज में हम हर एक टॉपिक को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन आज जिस चीज़ के बारे में हम अरमीत बात करेंगे वो एक ऐसा नासूर बनता जा रहा है हमारे मुआशरे का, जो कि बढ़ता चला जा रहा है, जिसको रोकने की हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फैमिली, आपके अम्मा बाप, वालिदैन, रिश्ते और दोस्त अहबाब इसको रोक नहीं पा रहे। हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त तलाक की शरह अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? अदम बर्दाश्त, सोशल मीडिया, आपके पैसा, आपका घर, आपके दोस्त, कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन उन सब पर बात करने से पहले जो रिव्यूज हमने लोगों से कलेक्ट किए हैं, जो मिला जुला रद्द-ए-अमल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ लोग हैं, वो बताते हैं कि इसकी क्या क्या वजह है। वो देखकर जरा वापस हैं, फिर हम यहीं से टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। तलाक की रेशो इसलिए बढ़ रही है, एक तो ये मोबाइल है, आगे पीटीसीएल होता था या जो भी होता था, ये मोबाइल की वजह से गंदगी बहुत ज्यादा फैली है। मैं तो यही कहूँगी कि नेट की वजह से, ड्रामों की वजह से
इसकी वजह से और ये आवारगी की वजह से। मेरे ख्याल से तलाक की मेजर रीज़न जो है वो सोशल नेटवर्किंग ही है। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो तलाक की रेशो बढ़ रही है, ये सोशल मीडिया भी हो सकती है और इस्लाम से दूरी भी है। सब मेरे ख्याल से दोनों ही जो है ना इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान ड्रामों में भी ये चीज़ें दिखाई जाती हैं और सोशल मीडिया पे भी यही चीज़ आ रही है। देखिए, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, तलाक़ का मरहला चाहे हमारे मजहबी हवाले से हो या माशरती हवाले से, दोनों से शुरू से ही नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। ये मेरे हवाले से एक्सपेक्टेशन का ज़्यादा होना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आजकल क्या हो रहा है कि माएँ बच्चों की तरबियत सही नहीं कर पाती हैं, ड्रामों में जो देखती हैं लड़कियाँ वो चीज़ एडॉप्ट करती हैं, जिसकी वजह से घरों में लड़ाइयाँ सब चीज़ें होती हैं। तलाक़ की वजूहत है वो ज़्यादातर जो है ना हमारे ड्रामे और मीडिया, सोशल मीडिया जो है, ये इनका अमल दखल बहुत है। औरत चाहती है कि मेरा मर्द इतना अमीर ज़्यादा हो। आजकल की लड़कियों का ऐसे मामलात बन गए कि यार उनको सबसे पहले तो उनको फ्यूचर अच्छा चाहिए कि वेल सेट हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये सोचे रखी हुई हैं आजकल की। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गुस्सा आजकल, मतलब छोटे से छोटे भी आप एज में देखें किसी को तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, इस पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और औरत आजकल आज़ादी मांग रही है, वो बिल्कुल जो ना वो बग़ैर औरत आपसे पूछेगी नहीं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी बीवी जो पड़ोस में पहले जाती थी, ये टच मोबाइल से पहले मुझे कोई ना कोई इतला देती थी, सादा मोबाइल फ़ोन करती मैं पड़ोस में जा रही हूँ। परसों मेरी भी लड़ाई हो गई इस वजह से, मैं घर गया हूँ, ताला लगा है, वो अपारे आई है। तो बहुत जो ना 2-3 दिन हमारी नाराज़गी बढ़ती रही। शुक्र है अल्लाह ने बचा दिया। जल्दी छोटी उम्र में शादियाँ और बाज़ औक़ात इंसान की एज ज़्यादा होती है लेकिन ज़हनी तौर पर वो मैच्योर नहीं होता है। तलाक़ें आजकल माहौल में इसलिए ज़्यादा हो रही हैं कि दीन से दूरी है। इसमें मेन जो वजूहत चल रही है ना, वो एक तो आपकी जो महंगाई और बिज़नेस के हालात ना होने की वजूहत है, दूसरा तालीम का फुकदान भी बीच में आ जाता है। तो जनाब, बेजा ख्वाहिशात, एहसास कमतरी, सोशल मीडिया, अदम बर्दाश्त, पैसा, आप नाम लेते रहें, इन तमाम मसाइल की वजह से आजकल कहा यह जा रहा है, इन रिव्यूज़ के मुताबिक तलाक़ की शरह बढ़ी है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज इशूज़। हमारा पैनल जो आज हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मिसेस खान, मैच मेकर, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत मज़े का टॉपिक है और बहुत ही दिल को हिला देने वाला टॉपिक है ये जो तलाक का ये जो है मामलात। मिसेस खान, हमेशा की तरह आप बड़ी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, और आज हमारे बहुत सारे सवालात हैं जो आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे और वो सारे सवाल आपसे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। और एक और पैनल में हमारे साथ, क्योंकि माहिर नफ्सियात को शामिल करना भी प्रोग्राम में हरमीत इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि ख़वातीन के साइकोलॉजिकल मसाइल, ये जो एहसास कमतरी है उसने कहाँ से कहाँ वो अंजा दी है, इस पर बात करने के लिए ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद है। आपको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। गुरमीत, आप कैसे हैं? मैं हमेशा आपका नाम गलत लेती हूँ, लेकिन आपने भी अपने गुरमीत ही कहा है। हरमीत पाजी का नाम हरमीत पाजी ही लेना है आपने। लेकिन मिसेस खान, आपसे आगाज कर लेते हैं। मैच मेकर, बीइंग अ मैच मेकर, आप क्या समझती हैं? वैसे बहुत सारी वजूहत हैं, मैं सबके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अगर आप कंसाइज करके नटशेल करके कोई एक वजह हमें दे सकें कि आप पाकिस्तान में तलाक की शरह मुसल की एक वजह सबको मिला के वो क्या है, आपको क्या लगता है? ये देखें, मैं तो ये कहूँगी एहसास कमतरी औरत में, व्रत में बहुत है। वो चाहती है कि जो सब लोगों के पास चीज़ें हैं, जो सब कुछ दुनिया में है, वो उस अकेले के पास हो। शी डजंट वांट टू स्ट्रगल। आपको मिलती हैं, आपको गाड़ी बंगला घर मिल जाता है, अगर आप सब्र करें, अगर आप मेहनत करें, अपने हस्बैंड को भी ज़रा बकअप करें। अपने हस्बैंड, हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, उसको डिमोरलाइज ना करें, उसको भी बकअप करें, खुद भी आप मेहनत करें। बच्चों से भी आप ज़रा डंडा लगा कर, ये नहीं कि उनके पास और आपके पास टेलीफोन्स हैं और आप लगी हुई हैं और आप टिक 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 में देख रही हैं कि ये औरतें क्या पागल हैं?
ये तो अपना टाइम कंप्लीटली वेस्ट कर रही हैं एंड दे से व्हाट इज दिस गोइंग ऑन. यू हैव मेड योर लाइफ मिजरेबल. मेक योर लाइफ प्रोडक्टिव. यू शुड बी प्रोडक्टिव. योर हस्बैंड शुड बी प्रोडक्टिव. योर चिल्ड्रन शुड बी प्रोडक्टिव. मीन्स इन दिस सेंस कि वो अच्छा पढ़कर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आपको. दैट इज प्रोडक्टिवनेस फॉर देम. तो आप लोग प्रोडक्टिव बने, पॉजिटिव सोच रखें और वर्क हार्ड करें एंड यू विल अचीव योर. अच्छा मिसेस खान, इस चीज को आप इस बात के साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप इसको भी फौरी तौर पर साथ ही कनेक्ट कर ले कि एक कामयाब औरत के, मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है. लेकिन आजकल आप क्या समझती है कि औरत जो है वो एक मर्द के पीछे नहीं बल्कि मर्द के साथ चलना चाहती है और उस मर्द के साथ चलना चाहती है जो कामयाब हो. मतलब वो पॉलिसी और ये जो एडवर्ब है ये तो हमने गलत साबित कर दिया ना. शाना बशाना बिल्कुल आप चलें. आई डू एग्री विद दिस, लेकिन लिमिट्स मत क्रॉस करें. आप अपने मर्द के ऊपर डोमिनेट ना करें. आप मर्द को मर्द समझें. उसकी जो इस्लाम में उसकी जो वैल्यूज़ है, उसको जो मुकाम दिया हुआ है इस्लाम ने, वो उसको भी मद्देनजर रखें. और एट टाइम्स आप डोमिनेट भी कर लेते हैं. वो एट टाइम्स मिसेस खान एक और चीज जो हमने देखी, वॉक्स करके भी आपने देखा, जो अवाम की राय होती है वो भी आपके सामने. हर चीज में हमने खातून पर क्यों इल्जाम? क्या मर्द हजरात को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मर्द हजरात की भी होनी चाहिए? क्या जिम्मेदार सिर्फ औरत है ये तमाम तर तलाकों के हवाले से? सिर्फ हम जो भी बात करते सिर्फ ख्वातीन वेरी गुड. नहीं, औरत नहीं है, मर्द भी है इसमें. 50% बोथ ऑफ देम आर शामिल इनटू इट. लेकिन औरत के पास ज़्यादा देखें पावर है, उसके पास ज़्यादा सलाहियत है सोचने की, काम करने की, मियाँ को ठंडा करने की. समझते? आप ज़रा चुप रहे. टेट फॉर टैट उसी वक्त करना है क्या? उसी वक्त जब आप बात मुंह पे ठप ठप सास बोले तो उसके मुंह पे भी, ये बदतमीजी है. आप कुछ देर खामोश भी रह सकती हैं. आप वही चीज़ कुछ देर बाद जब मामला ठंडा हो तो समझा भी सकती हैं. सो देयर आर सो मेनी वेज के यू कैन कंडक्ट, यू नो. उसी वक्त आप तार तार बोलेंगी तो क्या फायर एंड फ्लेम्स, वो तो आप. मिसेस खान एक चीज जो मैं यहाँ पे हमने अपने सारे घरों में ये मामला देखे हैं. रिश्ता तय होने से पहले जिस तरह शीरी जुबान का इस्तेमाल सास ससुर करते हैं, उसकी फैमिली करती हैं, जो दुल्हन नई नवेली दुल्हन को जब लाया जाता है, फिर जब जिस इम्तिहान से उसको गुजरना पड़ता है, आपको नहीं लगता कि सिर्फ नई नवेली दुल्हन का उस चीज को एडजस्टमेंट, उस चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है? सास की जुबान भी कहीं नहीं लंबी हो जाती है, कहीं नंदे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हरकतों पे अपनी आ जाती हैं. आप नहीं समझते कि एक माहौल देना चाहिए एट टाइम्स घर को समझने के लिए? यस, आई थिंक अब 2-3 डिकेड्स के से पहले अब आप देखें, थिंग्स वर टोटली डिफरेंट. अब मदर्स आर ऑल्सो एजुकेटेड. वी मदर्स आर एजुकेटेड. वी गिव स्पेस. हम देते हैं अपनी बहुओं को, हम बहुत स्पेस देते हैं. अगर वो अलग रहने चाहे अगर वो अपना घर अलग बना लेती है, वो खुशी खुशी अलग भी हो जाती है. खुशी खुशी मेरी बहू भी अलग हुई है. ये नहीं कि अब मेरी उससे कुछ डिफरेंसेस हैं, वो रहती भी थी. तो देखें, मामूली डिफरेंसेस माँ और बेटी में भी होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं ना. तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, आप समझ लेती हैं. तो सास भी आपकी माँ है. मुझे तो मेरी सास ने हर कुछ सिखाया. मुझे तो खाना वाना कुछ नहीं पकाना आता था. मेरी सास ने मुझे ट्रेन किया, कभी डांट कर, कभी प्यार से. माँ भी कभी डांट कर, कभी प्यार से करती है. सो टेक इट दिस वे, यू नो, कि शी इज़ योर मदर. वो आपको थोड़ा सा डांट भी देगी अगर कभी मैं ख़राब खाना जला दूँ अगर जल्दी में, और टेक केयर ना करूँ किचन में. क्योंकि पिछली औरतें कभी भी ये आप एडमिट नहीं करेंगी कि आप सालन जला दें. वो हमेशा हंडिया के पास घूमती रहती थी, अपना काम करती. आजकल लड़कियां हंडिया ऊपर और फोन पे लगी हैं. वो अच्छा, ये फोन तो बहुत बड़ा मसला है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि सोशल मीडिया ने जितनी एहसासी कमतरी आपके अंदर पैदा कर दी है, शायद ही माजी में या मुस्तकबिल में आप ऐसी कोई मिसाल देखें. अच्छा ताहिरा, मुझे आप इस हवाले से बताइएगा कि जो अदम बर्दाश्त का ये अंसर खवातीन मर्द हजरात सब में बहुत ज़्यादा हो गया. मर्द बर्दाश्त नहीं करते औरतों की चीज़ों को, और औरतें बर्दाश्त नहीं करती मर्द की डांट को या सास की डांट को. आप क्या समझती हैं कि ये अदम बर्दाश्त किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से पैदा किया जाए? और तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, आपकी जात के अंदर ये होना चाहिए, वर्क सर्कल में, हर जगह जहाँ पर आपको इसकी जरूरत होती है. मुझसे पूछे आपने? जी आपसे सवाल किया. अच्छा, अदम बर्दाश्त ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इस वक्त आप समझ सकते हैं कि ये एक वो वाहिद रवैया है जो हमारे ताल्लुकात को माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ और इवन हस्बैंड वाइफ के साथ इसकी वजह से रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं.
बट एट द सेम टाइम जब हम ये बात करते हैं कि इसको इंक्रीज कैसे किया जाए, तो वो इंक्रीज इस तरह नहीं होता कि आप देखेंगे जी आज ही हमने किसी को कुछ सिखाना है और उसको वो अदम बर्दाश्त जो उसका रवैया था वो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये एक पर्सनैलिटी का एक खास बिहेवियर है जो कि शुरू से ही आपके बचपन से आपके साथ चलता है, और इसमें आपकी ट्रेनिंग का जो है रोल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपकी सोसाइटी का इसमें रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदम बर्दाश्त एक ऐसी आपकी पर्सनैलिटी की चीज है जो कि रवैया आप अगर शुरू से नहीं सिखा रहे तो आप कहें कि 2-4 दिन में वो डेवलप हो जाए, वो नहीं डेवलप हो सकता। देन अगर आप फिर भी अगर आपको, क्योंकि जिस तरह के हमारे हालात हैं, हमारे माशरे में जिस तरह की चीजें जो इस वक्त चल रही हैं, उसमें कोई भी चीज किसी भी वक्त अगर आपको लग रही है कि आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम है, तो आप उसको उस वक्त मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करके अपनी रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को, अपनी वर्क प्लेस वाली जो चीजें हैं उसको बचा सकते हैं। ठीक है। उसके लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं बेसिकली। सबसे पहले हमारी विल है कि हम वाकई ही चाहते हैं कि हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। और दूसरा हम चाहते हैं कि जो वो मेरे बिहेवियर जो कि इस रिलेशनशिप को खराब करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनके ऊपर काम करना शुरू। ये पहली विल है, पहली विल है। क्योंकि देखिए विल के बगैर जो है ना, आप चाहते हैं किसी चीज को चलाना तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी विलिंग टू डू समथिंग आप तभी करते हो, अदरवाइज हो नहीं सकता ना इस तरह से। विल बहुत होनी जरूरी है। अच्छा, विल से बात कर लेते हैं मिसेस खान। अगर इस विल को मैं ट्रांसफर करूँ इसी चीज को, आप इस टॉपिक को आपकी तरफ, कि बहुत सारी खवातीन घर चलाने के लिए बहुत कोशिश भी करती हैं। जैसे हरमीत ने सवाल किया, मैं आपसे दोबारा यही सवाल करना चाहती हूँ कि ये पैरेलल है, 2 पहिए हैं जो एक साथ चलते हैं, तो शादी या फिर घर चलता है। हम खवातीन को तो जरूर ब्लेम करते हैं कि यस वो काम भी करती है, वो फोन पकड़ती हैं, सोशल मीडिया, उनकी डिमांड बहुत है, उनकी ख्वाहिशात बहुत है, लेकिन मर्द हजरात आजकल बेवफाई का अंसर बहुत ज्यादा हो गया। आप देखिए ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितने ज्यादा हैं। अब इन चीजों को भी खवातीन डाइजेस्ट करना शुरू कर दें। क्या इस मामले में भी बर्दाश्त हमें चाहिए होती है? इस मामले में भी हमने बर्दाश्त करना होता है? नहीं, यहाँ नो, नॉट एट ऑल। इस मामले में कहीं बर्दाश्त नहीं होता। औरत कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका कोई और अफेयर बाहर चल रहा हो। उसको पता चल जाए तो वो तो उधम मचा देगी, शोर मचा देगी, बच्चों को भी एंटी कर देगी बाप से, और फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है स्टार्ट हो जाएगा घर में। दिन रात चिक 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 चिक। अगर वो छोड़ भी देगा आदमी, उसके ऊपर वो टैग लग जाएगा सारी जिंदगी का, और सारी जिंदगी वो औरत फिर उसको ब्लैकमेल भी करेगी, उसको टॉन्ट भी करेगी। फिर क्या होता है, देखें, अगर उसका अफेयर वगैरह ख़त्म हो गया, छोटे मोटे अफेयर सब जगह चलते हैं, ये मत कहें कि मर्दों के ही चलते हैं, औरतें उससे ज़्यादा हैं, औरतें उससे 4 गुना ज़्यादा है। इसलिए कि मर्द तो बिजी रहता है बहुत। छोटे मोटे अफेयर्स आप इसको जस्टिफाई करती हैं? छोटे मोटे चलते हैं। मिसेस खान छोटे मोटे का मतलब आपके कोई कुलीग है, आपने उससे हंस के बात कर ली तो एक इशू बन गया, वो थोड़ी कोई अफेयर है। डेट कर लिया। मिसेस खान, एक और चीज, बहुत सारे हमारे दोस्त जो बड़ी कोशिश करते हैं उस रिश्ते को संभालने के लिए, और हम ये भी देखा है कि नहीं होते उनके रिलेशनशिप एक्स्ट्रा दीगर खवातीन के साथ, लेकिन उसके बावजूद वो शक वाला जो मिजाज है वो 70 साल तक औरत का खत्म नहीं होता। आप नहीं समझती कि इस पर भी, इस डिपार्टमेंट में थोड़ा काम होना चाहिए? डाउट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है कि उसका अगर कुलीग का फ़ोन आ गया तो उसने उधम मचा देना कि उसने ऑफिस के बाद क्यों फ़ोन किया। भाई 10,000 मसले हो सकते हैं, कोई बात पूछ सकती है, या कभी बर्थडे हो तो बर्थडे विश कर सकती है। मेरा ख्याल ये चीज़ों को इतना सीरियसली मैंने अपने हस्बैंड के साथ नहीं लिया था। ही वॉज इनटू एडवर्टाइजिंग। मुझे पता था कि उसके साथ औरतें लड़कियाँ होंगी। मैंने कभी उसको घर आता था पूछती भी नहीं थी। तो यू शुड बी, यहाँ से विजन आपका कमाल है मिसेस खान आपका। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक और चीज, हम इस तलाक के जितने केसेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे जब क्लिप वायरल होते हैं तो इफेक्ट बच्चे होते हैं, और मिसेस खान ने जो बात की कि चिड़चिड़ापन बच्चों में जिस तरीके से, तो आप कैसे देखती हैं कि बच्चों का ये मिजाज और फिर छोटी मोटी लड़ाई जो बड़ी लड़ाई अख्तियार कर देती हैं, इस पे बच्चों पे कितना असर हो रहा है? आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आई, अगर सवाल रिपीट हो सके। ये सुहा आप। अच्छा, मैं ताहिरा आपसे एक और सवाल करती हूँ, बल्कि हरमीत के सवाल से कनेक्ट। हरमीत ने पहले सवाल किया था कि ये जो शक करना आपकी नेचर का, चले मैं जवाब दे देती हूँ इसका। आप दे दे जवाब दे दे। जी मिसेस खान, आप जवाब दे दें। जी आप जवाब दे दें, आवाज आ रही है आपकी हमें। हाँ, देखें, नाउ आई टेल यू वन थिंग,
अगर चिड़चिड़ापन, घर में कांस्टेंट लड़ाई झगड़ा, बीच में रिफ्ट है, मियाँ बीवी के बहुत ज़्यादा तनाव है, तो उसका बच्चों पर बिल्कुल नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। वो बिल्कुल ही डल हो जाते हैं, डम हो जाते हैं, वो क्लास में अपनी अटेंशन नहीं दे पाते, उनका जहन बिल्कुल माऊफ होता है, वो अपने दोस्तों में भी ज़रा अलग से रहते हैं, वो इतने खुश नहीं रहते। वो अपने क्रिकेट खेल रहे हों, किसी चीज़ में भी, तो वो अपना आउटपुट अच्छा नहीं दे सकते, स्टडीज़ में अच्छे नहीं रिजल्ट्स लाते, उनके अच्छे ग्रेड्स नहीं ला रहे होते, और माँ भी बच्चों के ऊपर अटेंशन नहीं दे रही होती, उसके दिमाग में भी यही चल रहा होता है, हाय मेरा मियाँ पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसको लंच पे तो नहीं लेकर गया होगा, हाय उसको कोई गिफ्ट तो नहीं एक्सपेंसिव दे दिया होगा, उसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें चल रही होंगी, ना वो घर को प्रॉपर अटेंशन देगी, ना वो बच्चों को अटेंशन देगी, घर उसका बर्बाद हो जाएगा। अच्छा मिसेस खान, ये जो नेगेटिविटी है ना, मैं चाहती हूँ कि तायरा से इस पर कमेंट ले लें। तायरा, ये नेगेटिविटी के बारे में बताइएगा कि जो खवातीन में नेगेटिविटी आ गई है। मैं जब एक दो चीजें जो है वो कहना चाह रही हूँ कि देखिए बहुत सारी चीजें मैडम जो हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस तरह की चीजें जो हमें बहुत कॉमनली नजर आती हैं। मैं क्योंकि एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, रोजाना की बेसिस के ऊपर मैरिटल इश्यूज को देखती हूँ और उनको डील करती हूँ। तो मैं मिसेस खान की बहुत सारी बातों से एग्री भी करती हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये सारी चीजें जो इस तरह से हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम हमें एक चीज नहीं भूलनी, वो ये है कि रिलेशनशिप के डायनामिक्स बदल गए हैं। ये अब वो पुराने वाले रिलेशनशिप जिस तरह हम कहते थे ना कि पहले वाले आदमियों को अपनी औरतें उतनी रिक्वायर नहीं होती थी जितनी अब रिक्वायर होती हैं। पुराने वाली औरतें जो होती थी ना, वो सारा टाइम घर में फैमिली को मैनेज कर लो, घर को मैनेज कर लो, और फिर हस्बैंड की भी चीजें पूरी कर ली, एंड दैट इज इट, उसके ऊपर चीजें होती थी। आज की औरत से ये डिमांड किया जाता है कि वो सारी चीजें मैनेज करने के साथ साथ हस्बैंड को भी एक प्रॉपर टाइम दे। पिछले में बहुत सारी बातें मिसेस खान की ठीक है, मगर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि अब वाइफ से जो डिमांड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। पहले उसका काम सिर्फ घर को मैनेज करना होता था, फैमिली को मैनेज करना होता था, अब उसने बहुत सारी और चीजें। अच्छा तायरा, एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वर्किंग वुमेन के मिसाइल और हैं और वर्किंग वुमेन के टारगेट्स भी और हैं, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। मिसेस खान, इसी चीज को मैं चाहती हूँ कि हम बहुत अंडरलाइन करते हैं कि वर्किंग वुमेन जो है वो शायद उनके मिसाइल और हैं, मगर मैंने देखा जो लड़कियां घरों में भी रहती हैं, इतनी आसान लाइफ नहीं है। ये बात कह देना बहुत आसान है कि जी औरत को ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, विदाउट हेल्पिंग हैंड वो कुछ नहीं कर सकती। आप अगर ये कहें कि जी औरत जो है वो 1-2-4 महीने का बच्चा भी पालेगी, उसने सारी चीजें जो है बाकी घर की भी देखनी है, अपने हस्बैंड को भी, क्योंकि हस्बैंड की डिमांड चेंज हो चुकी है। हस्बैंड की अब वो डिमांड नहीं है कि जी बस बीवी उसको रोटी दे दे और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हस्बैंड की डिमांड अब इमोशनल और जो उसकी बेड की डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं चाहती हूँ कि इसी लास्ट में जरा ये जरूर पूछूं मिसेस खान से। मिसेस खान, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपने बहुत टॉपिक्स पे, बहुत सारी टीवी स्क्रीन पे बहुत बात की है, मैं चाहती हूँ आप इस पे भी बात करें। तलाक की शरह रिकॉर्ड इजाफा जो हमने देखा है पिछले चंद सालों में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह दूसरी शादी भी है। मैं चाहती हूँ कि आपने हमेशा इस बारे में बात की है और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात की है, इस चीज़ के बारे में भी बात करें कि ज़्यादातर देखने में ये आता है कि आजकल तलाक की शरह इसलिए भी बढ़ रही है कि मर्द हज़रात दूसरी शादी को प्रेफर करते हैं और पहली फिर ये बर्दाश्त नहीं करती और छोड़कर चली जाती है। आप क्या समझती हैं, इस पर ख़वातीन को क्या रिएक्ट करना चाहिए? अच्छा, अगर आप पहली बीवी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, आपका बहुत अच्छा घर बार चल रहा है, आप बिल्कुल मुतमईन हैं, आपकी वाइफ आपका टेक केयर कर रही है और आप बिल्कुल अपने घर में बिल्कुल 100% आपका सही घर चल रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन अ मैन कम्स एंड ही सेज मिसेस खान सब कुछ बहुत अच्छा है, वेल ऑफ भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन आई वांट टू गेट मैरिड अगैन। मैं पूछती हूँ क्यों? कहता है कि हाँ देखें, आपको पता है ना हमारे माहौल कितना ख़राब हो रहा है, औरत कितनी ख़राब हो रही है, और अगर हम किसी को प्रोटेक्शन दे देते हैं, उसको एक घर ले देते हैं अलग, और उसका भी हम चाय पानी का, खाने का, उसका एक आध बच्चा है उसको हम सपोर्ट कर देते हैं, आई थिंक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत नहीं है। अगर थोड़ी सी औरत ब्रॉड माइंडेड है तो वो मेरा ख्याल हंसी खुशी कह दे कि तुम उसको अलग घर लेकर दे सकते हो, लेकिन मेरी चीज़ों में कमी नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम भी कहता है, और टू सम एक्सटेंट आई ऑल्सो एग्री विद दिस। क्योंकि मिसेस खान, एक और चीज अब अगर हम देखें, इस अगर आप एक पहली बीवी का हक पूरा दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं, तो आप किसी औरत को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो अगर आप ये करें तो आपके माशरे में बुराई ख़त्म हो जाएगी, आपका माशरा काफ़ी हद तक सही होगा, क्योंकि रेशो 52-53% है औरत का, और आदमी फिर भी बाहर जा रहा है। तो अब आप देखें, आदमी बाहर भी जा रहा है,
अब तो और भी जा रहा है, तो हमारी औरतें क्या करेंगी? तो बदमाशी फैलेगी। मिसेस खान, एक चीज जो इस वक्त अदालतों में जो केसेस आ रहे हैं, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, उसमें बहुत सारे हम नौजवानों को देखते हैं, नौजवान लड़कियां लड़के मोहब्बत के बाद फिर शादी, और शादी में 6 महीने बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आ रहे हैं, उसमें यह है कि बच्ची जो बीवी है, बेगम है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और हस्बैंड जो है उसने जान छुड़ाने के लिए केस दायर कर दिया। फिर खवातीन इतनी तंग आ चुकी हैं, नौजवान लड़कियां, कि उन्होंने खुला के लिए दरखास्तें दी हैं। इसकी क्या वजूहात है? क्या मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नौजवान नहीं लेते? क्या वजह है? ना औरतें लेती हैं, ना मर्द लेते हैं, ना औरतें लेती हैं, ना मर्द लेते हैं। पिछले मर्द देखे कितने हार्ड वर्किंग होते थे, 2-2 जॉब्स कर लेते थे अपनी फैमिली को लेकर चलने के लिए, 2 जॉब्स कर लेते थे। तो औरत भी क्यों नहीं कर सकती? ज़रा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करे, घर में इन्वेस्ट करे ना, शोबाजी में ना करे, कपड़ों में ना करे, अपने मोबाइल पे ना करे, अपनी शॉपिंग्स हमने इतनी शॉपिंग्स पर जाते थे, हमारे वालिद लेकर जाते थे हमें। अब आप फ्रेंड्स के साथ, ट्रेंड क्या हुआ है, फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ लंच पे जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ डिनर पे। हमारे ज़माने में ये कोई नहीं होता था, एक थप्पड़ कच के पड़ता था। अगर तो आपको नहीं लगता कि उनको हक हासिल है कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ जाना? माँ बाप क्यों नहीं स्ट्रिक्ट हैं? हाँ। क्या मतलब, क्या कहा आपने? जस्ट रिपीट। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर नौजवान लड़के दोस्तों के साथ जाके खाना, शॉपिंग पे हम जाते हैं, तो क्या लड़कियों का ये हक नहीं है कि अपने दोस्तों के हमरा कब बहुत सारी बातें आप सास के साथ नहीं कर सकते? औरत के लिए चादर और 4 दीवारी कहा गया है, औरत के लिए चादर और 4 दीवारी। आप इस्लाम को सामने रखकर बात दीवारी में जो 4 दीवारी में जो कुछ हो रहा है मैडम, औरत को बहुत लिबर्टी दी हुई है। आप नहीं, ये गलत है। खवातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है मिसेस खान, मतलब गलत नहीं है। अच्छा, नहीं, औरत को अपनी हद में रहना चाहिए, हदूद में रहना चाहिए, घर कब तक हद में रखोगे मिसेस खान? जो बातें आप करें तो सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए, मर्द के लिए कोई हद नहीं है। खान और हरमीत, आपकी आपस में थोड़ी की बात चल रही है, ताहिरा अंदर कुछ ऐड करना चाह रही है। आदमी की बात सुनिएगा। आदमी के साथ आप अपने आप को कंपेयर करेंगी तो डिवोर्स होगी, याद रखो। आदमी के साथ आप अपने आप को क्यों हर वक्त कंपेयर कर रही हैं? अच्छा ताहिरा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? आप करें। मेंबर, he is the head of the state, he is the head of the house, you are the manager of the house. Just listen, he is the head of the state होता है ना, वो head of the house है, and you are the manager, you are managing everything, you have to manage all odds and all evens. आपने औरत को घर को खवातीन को घर में ही बैठना चाहिए, ना कि किसी और इदारों में काम करना चाहिए। आपसे बात सवाल करेंगे डॉक्टर साहब, अगर मेरी आवाज जा रही है अब तक, मैं सवाल करूं। She should work, लेकिन वर्किंग के बाद वो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। फोन कर रही है वर्किंग के बाद, मिसेस खान एक पॉइंट मिस ताहिरा से लेने दें। मिस ताहिरा, आप प्लीज कमेंट कीजिएगा इस पर, आप क्या कहना चाह रही थी, प्लीज बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि आजकल के मर्द भी जो है ना, वो सिर्फ औरतों से ये डिमांड नहीं करते कि जी सिर्फ वो घरों में बैठी रहें, घर का ख्याल रखें। वो भी उम्मीद करते हैं कि जी उनकी औरतें जो हैं वो थोड़ी आउटगोइंग भी हो, वो प्रेजेंटेबल हो, एग्जैक्टली मिले और अपने कामों को ठीक करें। मैम, आप बिल्कुल बातें ठीक कर रही हैं, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है ना, बहुत डिफरेंट। जी कहिएगा। आप ये देख, अभी मैं कल ही अपने एक क्लाइंट से मिली हूँ, तो उसने मुझे बड़े आराम से ये बात कहा कि मैं अपनी बीवी को ये बात कहता हूँ कि व्हाई यू आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन योरसेल्फ। तुम इस तरह से एक बच्चा पैदा किया है और तुम उसके बाद अपने आप को इस तरह से छोड़े हुए, तुम मेकअप क्यों नहीं करती हो, दोस्तों से क्यों नहीं मिलती हो? तो ये आजकल के मर्दों की डिमांड्स है। हमें बिल्कुल ठीक है, मगर हमें ये बात नहीं, बहुत डिफरेंट हो चुका हुआ है। आज के रिलेशनशिप के डायनामिक्स चेंज है। आदमी को एक ऐसी औरत चाहिए जो बड़ी बात हो, बात करने वाली हो, जो ठीक तरीके से अपने आप को कैरी करती हो। I would like to comment. जी श्योर मिस खान, इसके बाद आपकी तरफ आ रही हूं। ड्रामा टीवी में देखा हुआ है। हमें ये चीजें हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि जी आप औरत को ये कर लेना चाहिए। औरत से डिमांड्स ही बहुत ज्यादा है, औरत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं कि वो किस चीज को पूरा करेगी। उसको अपने ट्रेडिशनल सास और ससुर के साथ भी चलना है और उसको अपने मॉडर्न हस्बैंड के साथ भी चलना है। ये डिस्क्रिपेंसी बहुत बड़ी है जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है मैडम। आप जो रिलेशनशिप्स की जिनकी बात कर रहे हैं ना, तब जो सास ससुर को चाहिए होता था वही शोहर को चाहिए होता था। अब शोहर को कुछ और चाहिए और सास ससुर को कुछ और चाहिए। ठीक है डॉक्टर ताहिरा, आपकी बात समझ आ गई है। मिसेस खान काउंटर करना चाह रही है इसको। जी मिसेस खान कीजिएगा। ना
I have been a working woman. I've been a very extra fashionable woman. I used to wear sleeveless. I used to wear hipsters. लेकिन मैंने घर को निगलेक्ट नहीं किया. मैंने अपने सास ससुर सामने होते थे, आप हंसकर बात कर लें, क्या चाहते हैं सास ससुर आपसे, वो तो अपने कमरे में होते हैं. गिव देम अ कप ऑफ टी. खाना तो सबके लिए बनता है, चाहे आप 2 के लिए बनाए, चाहे आप 6 के लिए बनाए. खाना बनाने में क्या प्रॉब्लम होता है? अच्छा। जो औरत आपको हेल्पिंग हैंड है, आप उसको ज्यादा दे दें, बनाने के लिए दाल ज्यादा दे दें, गोश्त ज्यादा दे दें, वो बन गया ना. अब मेरी फ्रेंड्स थी, लेकिन ये थोड़ी होता था कि मेरे मियाँ का आने का वक्त है और मैं बाहर घूमती फिर रही हूँ. मेरा मियाँ भी बहुत आउटगोइंग था, मैं भी बहुत फैशन करती थी, लेकिन हर चीज टाइम पर. मैं भी अपने बच्चों की बड़ी बड़ी बर्थडेज करती थी, मैं भी अपने घर में बहुत बड़े बड़े मिलाद करती थी, मैं भी बहुत कुछ करती थी. मेरा ख्याल तो आजकल की लड़कियां वो कुछ कर ही नहीं सकती, वो कुछ फैशन भी नहीं. अच्छा मिसेस खान, डॉक्टर तायरा के पास जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं. मिसेस खान, डॉक्टर तायरा में भी जाते थे, हम बहुत सोशल थे, हम बहुत सोशल थे, और आप एक काम करते हैं, बैठ जाते हैं और आप बात सुनाते हैं. आजकल औरत घर निगलेक्ट करती है. अच्छा, औरतें तो 10% भी काम नहीं करती थी, 5% औरतें. डॉक्टर तायरा, जिस काम डाउन, डॉक्टर तायरा काम डाउन. मेरी अर्ज सुन ले, आप मिसेस खान को कंप्लीट करने दें. 1 बाय 1 हम दोनों की बात सुनेंगे. आप हमारा पैनल है, दोनों की बात हमने सुननी है. मिसेस खान, आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है. मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ परसेंटेज मुझे दे दें इस शो को जाते जाते कंक्लूड करने से पहले, कि आपको क्या लगता है कि मर्द हज़रात का कितना कंट्रीब्यूशन है टाइम मैनेजमेंट. अच्छा मिसेस खान, मुझे परसेंटेज दे दें. आप मुसलसल ये कह रही हैं, आप मुसलसल ये कह रही हैं कि खवातीन का प्रोग्राम कर रही हूँ. मैंने इंस्ट्रक्शंस अपनी नौकरानी को दी हूँ, ये क्या क्या पकना है, क्या क्या होना, मैं आकर अभी देखती हूँ. अच्छा ठीक है. अच्छा चलिए, मुझे एक परसेंटेज दे दें, उसके बाद डॉक्टर तायरा की तरफ मैंने जाना है. कितना पक रहा है और मेरा मियाँ क्या खाएगा, मेरी सास क्या खाएगी. अच्छा, जिस घर में नुकरानी नहीं है वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कैसे नहीं मैनेज. मैंने इधर बैठे हुए सारा घर मैनेज कर लिया हुआ, घर में बैठे हुए. जिस घर में नुकरानी नहीं है, जहाँ पैसे का बहुत मसला है, मिसेस खान, वो क्या करें, वो कैसे मैनेज करें, मुझे ये बताएं. मुझे सिर्फ मैनेज करें, वही तो कमाल है, वही तो कमाल है. अगर औरत उस वक्त मैनेज कर ले, क्यों एक खंडिया पका के रात को रख लो. अच्छा, लास्टली डॉक्टर तायरा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ. मिसेस खान, मुझे सिर्फ एक परसेंटेज चाहिए जाते जाते आपकी तरफ से, कि आपने बिल्कुल पूरे प्रोग्राम में ये बता दिया कि खवातीन ही जिम्मेदार हैं, खवातीन ने ही संभालना है, उनकी जिम्मेदारी समझ आ गई. ठीक है, खवातीन घर बनाती हैं और घर तोड़ती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. औरत का काम है घर संभालना. मुझे ये बताइएगा परसेंटेज आप क्या कहती है, कितने परसेंट रखना, कितने परसेंट एक मर्द का कसूर रहता है. औरत का काम है घर को बना के रखना और जोड़ना, रिश्तों को जोड़ना, ये औरत का काम है. अच्छा, एक तलाक की शुदा में मुझे सिर्फ परसेंटेज दे दें. अम्मा के घर भाग गए, अम्मा भी फोन पे कह रही है आ जाओ. घर तोड़ने में अम्मा भी आजकल, अम्मा का भी हाथ और टेलीफोन का हाथ बहुत है. अच्छा मिसेस खान, मुझे अब अर्ज मेरी सुन ले. अर्ज सिर्फ इतनी सी है कि हम ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू कर चाहती हूँ कि ब्रेक के बाद आप ये परसेंटेज मुझे ज़रूर दें कि मर्द हजरात कितने परसेंटेज है कि वो तलाक की वजह बनते हैं, और ख़वातीन जो है वो कितने परसेंट है जो कि आप तलाक की वजह बनती हैं. हम इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. डिस्कशन वहीं से कंटिन्यू करते हैं. हमारे साथ मिसेस खान और डॉक्टर ताहिरा मौजूद हैं. डॉक्टर ताहिरा, आपकी तरफ आती हूँ. आप आगाज़ कीजिएगा इस चीज़ का, कि ऑब्वियसली हमने बहुत डिस्कशन की है इस पर और बहुत तरह से की है. एक बहस मुबाहिसा शुरू हो गया था, बट मैं चाहती हूँ उसको आप एड्रेस करें कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट है जिस पर ख़वातीन को काम करने की ज़रूरत है, कोई एक जिससे तलाक की शरह जो इसको कंट्रोल किया जा सकता है. देखिए, मैं इससे थोड़ा सा ना पीछे जाना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि मिसेस खान हुई मैं बहुत सारी बातों से एग्री करती हूँ, क्योंकि आई रियली एडमायर हर फॉर मेनी थिंग्स. लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो हमें ये समझना पड़ेंगी कि आज के दौर में जो है ना हमें अपने बेटे और बेटी से ये पूछना बहुत जरूरी है कि उनको पार्टनर कैसा चाहिए. क्योंकि अगर आप अपने बेटे और बेटी की जरूरत को नहीं सामने रखते और आप अपने लिए बहू और दामाद ढूंढ रहे हैं, तो ये आपकी पहली गलती. ये मेरी पेरेंट्स से एडवाइस है कि आप रिश्ता ढूंढते वक्त अपने बेटी और बेटे से जरूर ये पूछ लीजिए कि उनको अपने स्पाउस में 1-2 चीजें, वो कौन सी चीजें चाहिए, वो अपने माँ बाप को वो बताएं, और फिर माँ बाप अपने हिसाब से बहू भी ढूंढे और उसमें वो चीजें भी देखें जो उनके बेटे को या बेटी को चाहिए होती, ताकि अच्छा रिलेशनशिप रहे. जो दूसरी एक चीज है, मैं ये समझती हूँ कि लड़कियां जो है ना, पहले की लड़कियां की ट्रेनिंग ये होती थी कि उन्होंने फैमिलीज बिल्ड करनी है, उन्होंने अपने ससुराल में जाके ख्याल रखना है, अपने ससुराल को खुश रखना है, उनके साथ रहना है.
शौहर इतना फोकस नहीं होता था, ये याद रखिएगा। आप अपनी जो ट्रेनिंग है वो ये है कि लड़कियों को ये बताया जाता है तुमने अपने घर में जाना है, तुम्हारी वहां पे अपनी एक ऑटोनॉमी होनी है, तुमने अपनी सारी चीजें मर्जी करनी है। यानी अब हम उसको एज एन इंडिविजुअल ज्यादा एजुकेट कर रहे हैं, फैमिली के तौर पे एजुकेट नहीं कर रहे। फैमिली की ट्रेनिंग जो है वो नहीं दे रहे। जैसे हम पहले बताते थे कि फैमिली का ख्याल रखना, सास ससुर की इज्जत करना, फलाना, वो ट्रेनिंग अब नहीं है। अब ट्रेनिंग ठीक है मिसेस खान, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मिसेस खान, अगर हम देखें, हम ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया को, नई जनरेशन को। अब्दुल हनान नामी शख्स जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ, 110 साल का बाबा था, दिलबर की उम्र 50 साल थी, वो बेचारे की भी शादी 4 दिन बाद जो है तलाक हो गई। इसको आप कैसे देखती हैं? सारी जिंदगी एक्सपीरियंस की है शादी उन्होंने। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है और मैंने ये केस इतना पढ़ा नहीं या देखा नहीं है, तो आई वुड नॉट कमेंट एट ऑल। बट यू सी, आई टेल यू वन थिंग कि हाँ, हमारी यहाँ की माएँ होती थी तो वो ये कहा करती थी, जैसे मैं कभी अपने बचपन में प्याज और लहसुन अदरक नहीं काटती थी, मैं कहती थी मेरी नाखनों में से, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक मॉडस्कॉट लड़की होती थी, तो मैं कहती थी मेरे हाथ से बदबू आएगी। लेकिन माय मदर वुड टॉन्ट डेफिनेटली उसी वक्त कि तुम अपने जब घर जाओगी तो तुम्हें ये बेटा सब कुछ करना पड़ेगा, उधर ये कोई नहीं सुनेगा कि तुम्हारी हाथों में से या तुम्हारी उंगलियों में से बू आएगी। एंड व्हाट इट एग्जैक्टली हैपेंड कि मुझे वहाँ जाके करना पड़ा। मेरी सास ने बहुत प्यार मोहब्बत से और डांट कर भी मुझे सिखाया, और मैंने सीखा। मैंने कभी माथे पे बल नहीं डाला, बिकॉज आई वॉज ट्रेन्ड फॉर दैट। आई वॉज टोल्ड बिफोर कि ये तुमने काम करने होंगे और आपने नाक मुँह नहीं चढ़ाया। मैंने बहुत अच्छा खाना पीना पकाना सीखा, लेकिन वो टेस्ट नहीं है जो मेरी सास के हाथ में था, अल्लाह बख्शे। वो बहुत अच्छी कुक थी, मे बी उनका प्यार मोहब्बत टाइम ज़्यादा था उसमें। लेकिन ये है कि हम अपने घर के कामों को निगलेक्ट नहीं करते। हमने अपनी बहू, अब आप देखें मेरे कितने पुराने और ऑर्थोडॉक्स थॉट्स हैं। मेरी बहू और बेटे ने अपना घर बनाया हुआ है, वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं। मैं तो कभी हार्डली कभी जाती हूँ, मेरी तो एक बॉल ब्रोकन है, मेरा तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं इतना चल वल नहीं सकती। अच्छा मिसेस खान, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि एक औरत को घर बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बट इस तमाम चीजों के बावजूद आपने जो कमेंट किए, खवातीन को इस पर काम करना चाहिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और ताहिरा, आपका भी बेहद शुक्रिया। हरमीत, इस डिस्कशन पर घंटों बहस हो सकती है, लेकिन बहस की बजाय अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि खवातीन को अपनी पर्सनालिटी ट्रेड्स, घर पे बाहर हर जगह काम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी कंपैरेटिवली मर्दों की निस्बत ज्यादा होती है। तो इसी नोट के साथ आपसे लेंगे इजाजत। अब तक बहुत सारा ख्याल रखें, अपने से मुंसलिक रिश्तेदारों और दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।